जिस बात का डर था वही हुआ। मार्केट में जब भी प्रॉब्लम आएगा, खासकर तब जब प्रॉब्लम थोड़ा लंबा खींचेगा, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स मार्केट से भागेंगे और वही देखने को मिल रहा है। मई मंथ का अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज देखेंगे ना, तो अप्रैल के मुकाबले 40% कम हो गया। मतलब कि इन्वेस्टमेंट पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो रहा है। तो जानेंगे कि क्या चल रहा है, कहाँ पे कमी आया, क्यों कमी आया, इसके बारे में। उसके बाद आईटी स्टॉक्स अगेन आज भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? बैंकिंग स्टॉक्स में फॉर अ चेंज कुछ समय से थोड़ा रिलीफ तो देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा पॉजिटिविटी कहाँ से आया है ये भी जानेंगे। और उसके साथ ही रुपया भी अगर आप देखें ना, तो आज तो थोड़ा गिरा ही है, लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले लग रहा था कि 100 ना चला जाए। पहले के मुकाबले थोड़ा स्टेबिलिटी तो रुपया में भी आया कंपेयर टू डॉलर। क्यों हो रहा है? हमारा जीसेक यील्ड देखेंगे 7% प्लस था, जो कि अब 6.9% के आसपास आ गया है। और कम टेनर वाले जीसेक भी देखेंगे तो वहाँ भी यील्ड्स कम हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गवर्नमेंट या आरबीआई ने जो एक्शंस लिया था पिछले कुछ दिनों में, क्या उसका पॉजिटिव असर पड़ रहा है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो नाउ जान लेते हैं कि ये चल क्या रहा है म्यूचुअल फंड में। मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लोस 40% गिर गया। तो देखिए, अप्रैल का फिगर अगर आप देखेंगे ना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, तो 38,440 करोड़ के आसपास का पैसा इन्वेस्ट हुआ था। जबकि मई में ये जो फिगर है वो घटकर 22,908 करोड़ हो गया। भारी गिरावट आया। इनफैक्ट ये गिरावट इतना ज़्यादा है कि जो इन्फ्लोज है वो इक्विटी का इन्फ्लोज लोएस्ट है 12 मंथ्स में। तो बहुत बड़ा गिरावट। और ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में गिरावट आया है। जितने भी कैटेगरीज हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, सभी जगह गिरावट आया है। फ्लेक्सी कैप में तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास का गिरावट आ गया है। अप्रैल में आया था अबाउट 10,148 करोड़ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, जबकि मई में आया है सिर्फ 5,179 करोड़ का। उसी तरह से मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी जगह अच्छा खासा गिरावट आया है। और सेक्टर थीमेटिक फंड में परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा गिरावट आया है। वहाँ अप्रैल में 1,949 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, जबकि मई में अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ 648 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। रीज़न क्या है? रीज़न भाई रिटर्न नहीं आ रहा है ना। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अब होने वाला है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। तो इन्वेस्टर्स ऑफ कोर्स, इस तरह का जब भी माहौल होगा तो हमेशा देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स भागेंगे। ये सब तो कुछ नेगेटिव बात हुआ, लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि देखिए एसआईपी जो फ्लोज है ना, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, मार्च के बाद से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा एसआईपी इनफ्लोज में भी कमी आ रहा है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट कमी नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत कमी आ रहा है। लाइक अप्रैल में ये फिगर कितना था? 31,115 करोड़ का एसआईपी, जबकि मैं थोड़ा सा घट कर ये हो गया 30,954 करोड़। अभी भी लगभग 31,000 करोड़ के आसपास है ना। तो ये बात सही है कि लमसम अमाउंट में थोड़ा कमी तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कमी देखने को मिल रहा है। लेकिन एसआईपी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जो कि कॉन्फिडेंस देता है कि इन्वेस्टर्स अभी भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसे देखिए 40% कम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो गया। ये भी ध्यान में रखना है, कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि नेगेटिव नहीं है। इन्वेस्ट हो रहा है, पहले से कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक मंथ के ट्रेंड से हम नहीं बोल सकते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया। आइडियली 2-3 महीना और देखना पड़ेगा कि इन्फ्लोज क्या उस समय और कम हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्या सही में प्रॉब्लम हो रहा है। एक महीने का फिगर से किसी भी तरह का कोई कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, एसआईपी का जो इन्फ्लोज है हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है। और देखिए, मार्केट ऐसा है, मैं खुद ही बोलता हूँ ना, हमेशा अक्सर बोलता हूँ कि भाई बहुत बड़ा पैसा है तो एक साथ इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि प्रॉब्लम्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे अच्छा यही होता है कि या तो एसआईपी किया जाए इस तरह के मार्केट में, या फिर एसटीपी किया जाए 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का एसटीपी। तो ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो कि सही है। लमसम तो मैं खुद ही मना करता हूँ ना, बहुत बड़ा पैसा टॉपअप कर दे, छोटा मोटा एसआईपी कर दे, एसटीपी कर दे, जो कि किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब यूएस का इन्फ्लेशन फिगर आया है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं, यूएस लार्जेस्ट मार्केट है, इक्विटी मार्केट सबसे बड़ा है, डेट मार्केट सबसे बड़ा है, करेंसी सबसे स्ट्रांग है वहाँ। तो ऑफ कोर्स यूएस में क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो होता है उसका असर पूरे दुनिया पे पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़कर आया है, उम्मीद के मुताबिक ही ना था ही का भाई इन्फ्लेशन तो धीरे धीरे वहाँ बढ़ेगा। तो 4.2% आया है उनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। टारगेट है 2% का। ठीक है, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, वो 2% लाना चाहता है इन्फ्लेशन, और आ कितना रहा है
4.2%, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और 2023 के बाद ये फास्टेस्ट रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इशू आ रहा है वहाँ पे यूएस में इन्फ्लेशन को लेके। लेकिन हाँ, एक रिस्पाइट ये है कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो कम आया है थोड़ा। कोर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? तो फूड इन्फ्लेशन और जो एनर्जी इन्फ्लेशन है ना, मतलब फूड और एनर्जी का प्राइस बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, तो उसको अगर आप हटा दें तो आपका कोर इन्फ्लेशन आता है। तो कोर इन्फ्लेशन अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो सिर्फ 0.2% से बढ़ा है। उम्मीद किया जा रहा था कि कम से कम 0.3% से बढ़ेगा, थोड़ा कम बढ़ा है। और ईयरली भी देखें तो 2.9% आया है, जो कि एक रिलीफ दे रहा है। मतलब इससे क्या लग रहा है कि नहीं भाई, पूरे सिस्टम में इन्फ्लेशन का नेगेटिव असर नहीं है, सिर्फ ये जो फ्यूल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है ना, नेचुरली होगा ना, जो लड़ाई चल रहा है उसके कारण सभी जगह तेल का प्राइस बढ़ गया, उसके कारण इन्फ्लेशन आ रहा है। तो अगर ये लड़ाई रुक जाता है, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है कंट्रोल में आते हैं, तो इन्फ्लेशन का ये जो नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है वो शायद कम हो जाए। तो ये थोड़ा सा रिस्पाइट है, देखते हैं। 16-17 को फेड का मीटिंग है यूएस में नेक्स्ट वीक, ठीक है। और अब तो फेड चेयर भी नए आ गए हैं ना, केविन वॉर्स। तो देखते हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों चुना, क्योंकि भाई जो पहले फेड चेयर थे इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था इंटरेस्ट रेट कट, नहीं कर रहे थे, तो नया फेड चीफ लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि क्या वो रेट कट करते हैं। ऑफकोर्स फिलहाल तो रेट कट का कोई चांस ही नहीं लगता है। सो मोस्टली ये जो मीटिंग होगा उसमें स्टेटस को होगा कि भाई ना कुछ बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। लेकिन हाँ, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि केविन वॉर्स का कमेंट्री क्या होता है फ्यूचर को लेकर, उस पे मार्केट का नज़र होगा। देखते हैं वो क्या बोलते हैं। एनीहाउ मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। नाउ जान लेते हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम, भाई आज इतना ज़्यादा गिरावट क्यों हो गया। तो देखिए, आईटी मैंने बार बार आपको बताया। सबसे पहले क्या भाई, एक तो एक कॉन्ट्राबेट है, हमेशा याद रखें कॉन्ट्राबेट्स बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। दूसरा बात मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जब भी यूएस में या फिर कहीं भी कोई एआई रिलेटेड कंपनी कोई अनाउंसमेंट करेगा, कोई अच्छा खासा एआई मॉडल लेकर आएगा, वहाँ पे मार्केट गिरेगा ही। इंडियन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स गिरेंगे ही, और वही हुआ है। एंथ्रोपिक ने हाई परफॉर्मेंस एआई मॉडल लॉन्च किया है, उसका नाम है फेबल 5। मतलब कुछ ऐसा काम है जो कि ह्यूमंस अगर करें ना तो उसको 2 महीना लग जाएगा करने में, और ये जो मॉडल है वो सिर्फ 1 दिन में कर देगा 2 महीने का काम। तो इसके कारण थोड़ा निगेटिविटी आया। उसके बाद ऑफ कोर्स ये जो इन्फ्लेशन का फिगर आया है उसके कारण भी निगेटिविटी है ना। जैसे जैसे हाई इन्फ्लेशन आ रहा है तो वैसे वैसे रेट हाइक का डर पैदा हो रहा है। और अगर यूएस में रेट हाइक हुआ तो जो वहाँ के कॉरपोरेट्स हैं वो अपना जो टेक स्पेंडिंग है वो कम कर देंगे। तो इंडियन आईटी कंपनीज़ का ज़्यादातर बिजनेस तो वहीं से है। तो अगर टेक स्पेंडिंग कम होगा तो ऑफ कोर्स इंडियन आईटी कंपनीज़ का भी बिजनेस कम होगा, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव है। इसलिए नेगेटिविटी आप देख रहे हैं। अब जान लेते हैं कि इंडियन बैंक्स में स्टॉक्स में थोड़ा पॉजिटिविटी क्यों आ रहा है, या फिर रुपी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आज तो ऑफ कोर्स है, गिरा है आज पहले के मुकाबले। लेकिन हाँ, अगर पिछले कुछ दिनों से कंपेयर करें तो थोड़ा स्टेबिलिटी तो आया है। जीसेक यील्ड थोड़ा गिर रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? नंबर 1 है FCNRB डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे जो NRIs हैं, मतलब इंडियन जो कि बाहर रह रहे हैं, वो डॉलर्स आकर डिपॉजिट करेंगे इंडियन बैंक्स में। क्यों करेंगे? क्योंकि इंडियन बैंक्स उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने के लिए RBI क्या कर रहा है कि जो हेजिंग कॉस्ट है पूरा का पूरा RBI बेयर करेगा। ठीक है, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ECB में इसको मैं डिटेल में कवर कर लूँगा, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर RBI पूरा हेज कॉस्ट को बेयर कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो स्वैप कॉस्ट है या करेंसी रिस्क है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा बैंक्स के ऊपर से। तो वहाँ पे NRI डिपॉजिट्स पे जो बैंक्स हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो 3 to 5 ईयर मैच्योरिटी का FCNRB डिपॉजिट्स है वहाँ पे ये फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो ऐसा मार्केट उम्मीद कर रहा है कि जो NRI डिपॉजिट्स है इस स्कीम के कारण अबाउट 20 to 30 बिलियन US डॉलर्स का एक्स्ट्रा डॉलर्स इंडिया में आएगा। मतलब 25 to 30 ऑफ कोर्स एस्टिमेट है, एग्जैक्टली देखते हैं कितना आएगा। लेकिन हाँ, एटलीस्ट 20 के आसपास तो आना चाहिए इसके कारण, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। बाहर जितना मिल रहा है उससे हम काफ़ी ज़्यादा देंगे तो बिल्कुल NRIs ज़्यादा डॉलर्स इंडिया में आएंगे। क्योंकि डॉलर्स वो जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ना, मैच्योरिटी के बाद, जैसे 3 साल या 5 साल मैच्योरिटी के बाद फिर से उनको डॉलर ही वापस मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे करेंसी रिस्क उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स वो करेंगे, करेंसी रिस्क भी नहीं है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है। नंबर 2 है ECB बोरोविंग। PSUs को ये फैसिलिटी दिया गया है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। तो RBI क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड स्वैप कॉस्ट ऑफ 1.5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली।
तो यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर मैच्योरिटी का अगर ये PSUs बाहर से पैसा उठाते हैं डॉलर टर्म्स में, मतलब बाहर जाएंगे लोन रेज करेंगे डॉलर टर्म्स में, उस डॉलर को इंडिया में लाएंगे, तो ऑफ कोर्स जैसे FCNRB डिपॉजिट्स हो गया या फिर ECB हो गया, दोनों में डॉलर्स इंडिया में आएगा, तो इंडिया में ज़्यादा डॉलर होगा, तो उसके कारण रुपी का जो बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और थोड़ा बहुत रुपी उसके कारण अप्रिसिएट भी करेगा। तो इसके कारण भी बोला जा रहा है कि वो 15-20 बिलियन US डॉलर्स के आसपास। ऑफकोर्स ये सब सिर्फ एस्टिमेट है, ठीक है, होगा नहीं होगा फ्यूचर बताएगा, बट हाँ बोला जा रहा है कि रफली इस तरह का पैसा आ सकता है। REC बोल रहा है कि 500 मिलियन US डॉलर्स हम रेस करने जा रहे हैं ECB के थ्रू। PFC NTPC भी बोल रहा है कि भाई हम भी ट्राई कर रहे हैं ECB रेस करने का, और इसके साथ ही और भी कुछ कंपनीज हैं जो कि ECB पे पैसा रेस करेंगे, जो कि ऑफकोर्स बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ पे समझते हैं हेजिंग कॉस्ट ये सब क्या है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे REC है ना, मान लीजिए REC बोल रहा है कि मैं 5 ईयर का बॉन्ड रेस करूँगा बाहर US में, तो US में 5 ईयर का जो GSEC है उसका इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, अबाउट 4.3%। तो 4.3% पे तो इनको लोन मिलेगा नहीं, वो तो भाई GSEC का रेट है, इनको तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो ये 100 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा देंगे, तो 4.3% है तो ये 5.3% देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई डॉलर में आप जब लोन वहाँ से उठाकर इंडिया में लाओगे, रुपये में कन्वर्ट करोगे, लेकिन जब उसका पेमेंट करना होगा, लोन लियो तो पे भी तो करना पड़ेगा, तो पेमेंट तो डॉलर में होगा, तो 5 साल के बाद या फिर हर एक साल जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो तो आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा। और पता चला कि रुपये हमारा लगातार डिप्रिसिएट कर रहा है, तो वहाँ पे लायबिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको हेज किया जाता है, जब भी आप डॉलर टर्म में कुछ भी पैसा उठाओगे उसको हेज किया जाता है, ताकि भाई ये जो डिप्रिसिएशन का रिस्क ना रहे। और हेजिंग कॉस्ट फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चल रहा है, 3.5 से लेकर 4% का हेजिंग कॉस्ट चल रहा है। तो RBI यहीं पे मदद कर रहा है कि भाई हेजिंग कॉस्ट सिर्फ 1.5% ही होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं 3.5 to 4% का हेजिंग कॉस्ट अब सिर्फ 1.5% लगेगा, कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो अब ये जो बोरिंग कॉस्ट है कितना आएगा, बोरिंग कॉस्ट हो गया 4.3% प्लस 1% प्लस 1.5%, ठीक है। तो टोटल 6.8% का ही बोरिंग कॉस्ट होगा। और डोमेस्टिक बोरिंग कॉस्ट रफली कितना है, तो 7.4%। तो दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, 60 बेसिस पॉइंट्स का। तो ऑफकोर्स जब बहुत बड़ा लोन अमाउंट होगा तो वहाँ पे 0.6% का भी जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे कि ECBs रेस करेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और थर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया था, ये दोनों ऊपर वाला तो RBI ने किया था, गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो FPIs हैं या FIIs हैं, वो जो GSEC का इन्वेस्टमेंट है इंडिया पे, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया कि भाई बेचोगे तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही ये जो 20% का विथ होल्डिंग टैक्स था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो इससे ही बोला जा रहा है कि वो 20 to 25 बिलियन US डॉलर्स तक का पैसा इंडिया में आ सकता है। तो रफली इन तीनों को मिलाकर, रफली मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली तो देखना पड़ेगा ना, सब एस्टिमेट है, 50 बिलियन US डॉलर्स के आसपास भी अगर पैसा आ जाए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो जब भी बाहर से इतना ज़्यादा पैसा आएगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, तो एक तो है कि भाई इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी डॉलर्स आएगा बैंक्स या PSUs ये डॉलर्स RBI को देंगे और RBI इसके बदले में रुपी देगा, क्योंकि उनको तो लेंड करना है ना, लेंड इंडिया में तो लेंडिंग आप रुपी टर्म्स में ही करेंगे, डॉलर तो करेंगे नहीं। तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो रुपी है जिसका डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा था उसमें कमी आएगा। बोला जा रहा है कि थोड़ा बहुत रुपी अप्रिसिएट करेगा, लेकिन अप्रिसिएशन से कहीं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है रुपी का जो इतना ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रहा था उसको कंट्रोल में लाना। तो काफ़ी हद तक हम बिल्कुल मान सकते हैं कि वो कंट्रोल में आएगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब भी जो रुपी है उसका डिप्रिसिएशन जब रुकेगा तो आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। मैंने बताया था आपको ना कि जब रुपी जितना ज़्यादा डिप्रिसिएट करेगा गोल्ड का रिटर्न इंडिया में उतना बढ़कर आएगा, तो गोल्ड के लिए वो नेगेटिव है, लेकिन इक्विटी और डेट के लिए वो पॉजिटिव है, क्योंकि FIIs का इन्वेस्टमेंट उससे थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जब भी रुपी ज़्यादा डिप्रिसिएट करता है तो FIIs का रिटर्न उसके कारण घट कर आता है। और बॉन्ड यील्ड भी बोला जा रहा है कि आने वाले महीनों में हो सकता है 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स तक इसके कारण कम हो जाए, क्योंकि FIIs भी तो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना बॉन्ड्स में, क्योंकि अब टैक्स हट गया है। तो ओवरऑल जो बैंक्स हैं या PSUs हैं उनका बोरोइंग कॉस्ट इसके कारण कम होगा। इसीलिए बैंक्स के स्टॉक्स में आप थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देख रहे हैं और आने वाले समय में भी थोड़ा बहुत इसके कारण पॉजिटिविटी बना रहेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।